हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम इसके सारे क्वेश्चंस एक ही बार में देख लेंगे और अगर लंबी रही तो इसके एक और पार्ट हम लेकर के आएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक समय के संकट के निवारण के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि करता है? किसने शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि की है? तो ये हैं हमारे बर्ट्रेड डी जोविनेल। बर्ट्रेड डी जोविनेल ने शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के द्वारा किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख किया है? तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख किसने किया है डेविड ईस्टन की आलोचना में? तो ये थे जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस ने डेविड ईस्टन की आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चार्ल्स मैरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीति वैज्ञानिकों में प्रथम माना है? कि किसने चार्ल्स मैरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में सबसे फर्स्ट माना है? तो ये फर्स्ट माने हैं हमारे हेरोल्ड लॉसवेल। हेराल्ड लॉसवेल ने फर्स्ट माना है, हेरोल्ड लॉसवेल। इसका आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करने हैं। तो पहला कथन है, आनुभाविक सिद्धांत और परानुभाविक सिद्धांत के रूप में राजनीतिक विज्ञानों की दो श्रेणियों को रॉबर्ट डेहल द्वारा वर्णित किया गया है। रॉबर्ट डेहल ने वर्णित किया है आधुनिक सिद्धांतवादी और पराआधुनिक सिद्धांतवादी के रूप में। दूसरा है, आनुभाविक सिद्धांतवादियों का विचार है कि राजनीति के अध्ययन को ना तो शुद्ध विज्ञान का रूप दिया जा सकता है और ना ही दिया जाना चाहिए। ना ही दिया जाना चाहिए, ये किसने कहा है? तो ये देखते हैं किस दोनों कथन हमारे ठीक है या नहीं, या एक ठीक है। तो चलते हैं इसके ऑप्शंस पे कि केवल एक कथन ठीक है, केवल दोनों कथन ठीक है, या एक और दो दोनों ठीक है। तो देखो, आनुभाविक सिद्धांतवादी और परानुभाविक सिद्धांतवादियों के रूप में राजनीतिक वैज्ञानिकों की दो श्रेणियों को रॉबर्ट डेहल के द्वारा वर्णित किया गया है। ये ऑप्शन हमारा ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम। आनुभाविक सिद्धांतवादियों का विचार है कि राजनीति के अध्ययन को ना तो शुद्ध विज्ञान का रूप दिया जा सकता है और ना ही दिया जाना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन हमारा 1 ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा युग्म राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार को नकारता है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है? इसे कौन नकारता है? बर्लिन और लियो स्ट्रॉस और बर्लिन हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार को क्या करते हैं? नकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इतिहास का अंत जैसे मानव जाति के वैचारिक विकास का चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण एवं मानव सरकार की स्थापना इसका अंतिम रूप है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारा फ्रांसीसी फुकुयामा ने। किसने कहा है? फ्रांसीसी फुकुयामा ने कहा है कि क्या हो रहा है? इतिहास का अंत, इनकी बुक का नाम है इतिहास का अंत, जैसे मानव जाति के विचार उद्विकास का चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण एवं मानव सरकार की स्थापना इसका अंतिम रूप है। ये फ्रांसीसी फुकुयामा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान के विज्ञान तत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है। कथन देखते हैं दोनों, क्या कहा जाता है? कि कुल मिलाकर के राजनीति विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य अवधारणाओं का शब्दावली विकसित करने में असफल हो गया है। कुल मिलाकर के राजनीति विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य अवधारणाओं का शब्दावली
विकसित करने में असफल हो गया है। दूसरा कथन है वैज्ञानिक अवधारणाओं में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता आड़े आती है। क्या ये दोनों कथन ठीक है या सही है, ये देखते हैं। तो देखो, पहला कथन गलत है इसमें कि कुल मिलाकर के राजनीतिक विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य अवधारणाओं की शब्दावली विकसित करने में असफल रहा है, जबकि दूसरा कथन इसका बिल्कुल ठीक है कि वैज्ञानिक अवधारणाओं में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता आड़े आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसने कहा है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। ये हमने उसमें डेफिनेशंस जब पढ़ी थी तो उसके अंदर ये पढ़ा था कि किसने कहा है कि मैं जब भी राजनीतिक विज्ञान के अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि उसके शीर्षक पर खेद होता है। तो ये मैटलैंड ने कहा था, मैटलैंड, FW मैटलैंड ने क्या कहा है। देखो, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन WF मैटलैंड का है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्या इससे संबंधित नहीं है? कौन कौन से विचारक हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है? लियो स्ट्रास और अल्फ्रेड काम्बा, ये तो रिलेटेड हैं इससे। सिवली और लियो स्ट्रास, ये भी रिलेटेड है इससे। आइजिया बून और लियो स्ट्रास, ये भी इससे रिलेटेड हैं, लेकिन रॉबर्ट डेहल और लॉसवेल इससे रिलेटेड नहीं है। परंपरागत नहीं है, आधुनिक है, रॉबर्ट डेहल और लॉसवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही इसका अंत हो जाता है? ये भी डेफिनेशन हमने उसके अंदर पढ़ी थी। तो ये गार्नर महोदय हैं जो ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ तो शुरू होता है और राज्य के साथ ही क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। गार्नर ने अपनी बुक का नाम देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, में कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत दोनों राज्य के साथ ही होता है। कौन सी बुक है इनकी? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? राजनीतिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा हमारी दी है पॉल जेनेट ने। किसने दी है? पॉल जेनेट ने। ये आप याद रखेंगे। नीति शास्त्र के ये प्रोफेसर थे जेनेट। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। राजनीतिक विचारों के क्षेत्र इमैनुअल कांट से प्रभावित थे। ये किससे प्रभावित थे? इमैनुअल कांट से। क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि कौन से और दूसरे ऐसे विचारक थे जो कांट से प्रभावित थे? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लॉ ऑफ फीमेल, हिस्टोरे डी ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलोसफी डे ला रिवॉल्यूशन, फ्रेंकेस इत्यादि इनकी बुक्स के नाम हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? हमें पतन के लिए कारक बताने कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं इसके लिए। तो पहला ऑप्शन है इतिहासवाद, दूसरा है प्रत्यक्षवाद, तीसरा है नैतिक सापेक्षवाद, चौथा है सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा। तो इसके अंदर चारों ही ये जो कारण हैं वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। इतिहासवाद भी, प्रत्यक्षवाद भी, नैतिक सापेक्षवाद भी और सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। इसमें देख लो चारों विकल्प सत्य हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उपयुक्त कारणों ने के डेविड ईस्टन ने प्रतिपादित किया है और ये जो कारण बताए वो किसके द्वारा बताए गए? डेविड ईस्टन के द्वारा बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ जुड़ा हुआ है? तो किसका जुड़ा हुआ है? हंटिंगटन का। हंटिंगटन का। कारण किसने खोज के निकाले थे पतन के कारण? डेविड ईस्टन ने। और राजनीतिक पतन शब्द का यूज किसने किया? हंटिंगटन ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
देखो ये वाला जो इसके जो ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए एक बार, सारे ही व्याख्या में क्या बताया गया है कि डेविड ईस्टन तो क्या बताते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के पतन की संकल्पना का विकास किया था। राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ, उसकी संकल्पना का विकास किया था। हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन दिया है, डेविड एप्लर ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को दिया है, और पॉवेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत और राजनीतिक संस्कृति की बात की है। डेविड ईस्टन ने क्या बताया था, राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का संकल्पना दी थी, और हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन दिया है, डेविड एप्लर ने राजनीतिक आधुनिकीकरण दिया है, और पॉवेल ने संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? हेरोल्ड लॉस्की की पुस्तक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। देख लीजिए, H.J. लॉस्की 20वीं शताब्दी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन था। यह बहुलवाद का समर्थक है और राज्य की एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का तीव्र आलोचक भी है। एकलवादी संप्रभुता का आलोचक है ये, और बहुलवाद का ये हमेशा समर्थन करता है। और इनकी मोस्ट फेमस बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में लिखी गई थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें देखना है कि कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है। पहला है गार्नर, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ये गार्नर की ही बुक है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये हमने पहले भी देखी थी। दूसरा है ग्राम बाइस की क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज किसकी है? ब्राइस की, तो ये भी ठीक है। सीले की द थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये गलत है। सीले की बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ द, जो ये बुक थी ये तो किसकी थी? ब्लंट्सली की थी। द थ्योरी ऑफ द स्टेट ब्लंट्सली की थी, और इनकी जो सीले की बुक थी उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस सीले की बुक है, जबकि द थ्योरी ऑफ स्टेट्स जो बुक है वो ब्लंट्सली की है। इसीलिए ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा इसका ऑप्शन। मैकाइवर की द मॉडर्न स्टेट, ये इसी की है। तो एक बार और देख लेते हैं, गार्नर की कौन सी है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ब्राइस की कौन सी है? मॉडर्न डेमोक्रेसी। सीले की कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। और द थ्योरी ऑफ द स्टेट ब्लंट्सली। मैकाइवर की कौन सी है? द मॉडर्न स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सूची को मिलान करना है आपको, फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो देखो, वॉल्टर की क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स। आइवर की क्या है? फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। केसी हियर की कौन सी है? द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इनको हम मिलान करेंगे, मिलान करते हैं। देखो इनमें देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले देख लो, वॉल्टर वेजहोट की कौन सी है? वॉल्टर वेजहोट की द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी बुक है? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कब लिखी गई थी? 1867 में। आइवर जेनिंग्स की कौन सी है? पार्टी पॉलिटिक्स, 1960 में दी गई थी। केसी वियर की कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ, 1960 में लिखी गई थी ये। और WF लिविंगस्टोन, ये फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, 1956 में लिखी गई थी। ये ध्यान से देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इन चारों में से। वेरी इंपॉर्टेंट सी बुक्स हैं, तो अभी आप सभी ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ अध्ययन करने पर बल दिया है? कौन राजनीतिक विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ अध्ययन करने पर बल देते हैं? तो वो है वॉल्टर वेजहोट। वॉल्टर वेजहोट हमेशा बल देते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। मारियम, वॉल्टर वेजहोट, ग्राम वालास और लॉसवेल इत्यादि विचारकों ने राजनीति में मनोविज्ञान के अध्ययन पर बल दिया है। यह किसी भी राजनीतिक समूह के अध्ययन के लिए भी क्या है? आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक
आवंटन जो समाज में बाध्यकारी होते हैं, यह कथन किसका है? राजनीतिक मूल्य का आधिकारिक आवंटन है जो समाज में बाध्यकारी होते हैं। ये को डेविड ईस्टन ने बोला था। राजनीतिक मूल्यों की बात की थी कि आवंटन जो हो रहा है समाज में बाध्यकारी होते हैं। राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये हमने देखा ही था, अरस्तू हैं। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये किसने कहा था कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है? तो ये कहा है डेविड ईस्टन ने। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ये परिभाषा डेविड ईस्टन ने दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त नियामकीय दृष्टिकोण को सबसे सही अर्थों में प्रतिबिंबित करता है? नियामकीय दृष्टिकोण को, नियामकीय दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो ये देखते हैं, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, नैतिक चयनों और नैतिक उद्देश्यों के सरोकार पर, नैतिक उद्देश्यों की खोज के लिए आनुभाविक तत्वों के विश्लेषण पर, इस विश्वास पर कि मूल्यों का आवंटन विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, कि इस विश्वास पर मूल्यों का अध्ययन जो है वो विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। ये कौन बताता है? नियामकीय दृष्टिकोण। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक विज्ञान में नियामकीय दृष्टिकोण दर्शन पर आधारित है जो मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है। किस पर बल देता है? मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है। और राजनीतिक विज्ञान में नियामकीय दृष्टिकोणों को सुनिश्चित करने वाले विचारक लियो स्ट्रॉस हैं। कौन है? लियो स्ट्रॉस। ये अन्य विचारक कांट जैसे हीगल, ग्रीन इत्यादि हैं। इन समस्त विचारकों का मानना है कि राजनीति का अध्ययन मूल्य मुक्त नहीं हो सकता है, मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक विज्ञान को मौसम विज्ञान कहा है? किसने कहा है मौसम विज्ञान? तो ये कहा है लॉर्ड ब्राइस ने। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देता है। ये कौन क्या है? ये राजनीतिक है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को किसके प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देता है? तो राजनीतिक प्रश्नों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति यूनान से हुई है, पोलिस शब्द से। यूनान भाषा के पोलिस शब्द से हुई है राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये कौन कहते हैं? बकल महोदय कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का विज्ञान होना तो बहुत दूर की बात है, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति को धूर्तों का अंतिम आश्रय मानने वाले विद्वान कौन से? कि धूर्तों का अंतिम आश्रय है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं कि राजनीति को धूर्तों का अंतिम आश्रय माना है। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पहले भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। गॉडविन और मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये किसने कहा था? राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, गेटेल ने। ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, गेटेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान है। कैटलिन क्या मानते हैं राजनीतिक विज्ञान को? कला भी मानते हैं, विज्ञान भी मानते हैं और दर्शन भी मानते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी, कला, विज्ञान और दर्शन तीनों ही मानते हैं कैटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विषय राज्य और सरकार की जानकारी हमें कराता है उसे क्या कहते हैं? राज्य और सरकार की जो जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मनुष्य समुदायों का शासन करने की कला को राजनीति कहा जाता है। मनुष्य समुदायों का अगर शासन करने की हम कला को जान रहे हैं तो उसे राजनीति कहा जाता है। ये किसने कहा था? रॉबर्ट मैकाइवर ने। मैकाइवर कहते हैं कि मनुष्य समुदायों का शासन करने वाली कला को राजनीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। किन अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है राजनीतिक विज्ञान? कौन सी अवधारणाएं? स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, ये तीनों ही अवधारणाएं इसके अंदर आ जाएंगी, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट चलते हैं, द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? द रिपब्लिक तो आप सभी को पता है, प्लेटो की पुस्तक है। तो आप मुझे अरस्तू की पुस्तक का नाम बता सकते हो? अरस्तू और रूसो की पुस्तक का नाम कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि अरस्तू की बुक का नाम क्या है और रूसो की बुक का नाम क्या है। फेमस बुक्स जो हैं उनकी दोनों की, उनका नाम बताओगे। तो प्लेटो की कौन सी है? द रिपब्लिक। क्रीटो भी इन्हीं की है, ठीक है, लॉज भी इन्हीं की है। इसके बाद चलते हैं, राजनीतिक अध्ययन विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद कौन सा है? कौन सा पद राजनीतिक अध्ययन विषय के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त है राजनीतिक विज्ञान, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये विज्ञान है सामाजिक विज्ञान। कैसा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स एनालिसिस कृति किस लेखक की है? किसने लिखी है ये? डेविड एप्लर ने। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस, ये पुस्तक है डेविड एप्लर की। राजनीतिक विज्ञान एक कला है क्योंकि, क्यों है ये कला? कला क्यों माना जाता है? इसका उद्देश्य सर्वोच्च शुभ की उपलब्धि है? नहीं। इसका उपलब्ध मानव जीवन को श्रेष्ठतम बनाना है? यस, दोनों ही है इसके। सर्वोत्तम शुभ की उपलब्धि भी है, शुभ मतलब सब कुछ अच्छा होता है इसके अंदर, और दूसरा मानव जीवन को बेहतर बनाता है, ये श्रेष्ठतम बनाता है, क्योंकि इसके अंदर हम स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र सभी के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसे क्या बताया गया? शुभ बताया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे कि ये सर्वोच्च शुभ की उपलब्धि हुई है और इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसने दिया है? ऐतिहासिक सिद्धांत कौन देते हैं? सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने क्या दिया है? ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है? विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति में दो बिंदुओं पर बल देता है, एक तो है कि राज्य निर्मित नहीं हुआ है बल्कि इसके विकास का फल है, और दूसरा क्या है? राज्य के विकास में अनेक घटकों ने अपनी भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में सर हेनरी मैन, वर्गीस, गार्नर, लिकॉक, मैकाइवर, इन सब का नाम लिया जाता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? सर्वोच्च विज्ञान कौन मानता है? अरस्तु, जिसे राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है, उन्होंने ही इसे क्या माना था? सर्वोच्च विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो जिस भाषा से हुई है और किस भाषा से हुई है, और इसका वर्ड जो है वो है पॉलिस। पॉलिस किस भाषा से लिया गया? ग्रीक। ग्रीक भी यूनान को ही कहते हैं। राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है, ये कौन कहता है राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है? तो ये कहते हैं हमारे कैटलिन महोदय, कहते हैं कि राजनीतिक संगठित समाज का अध्ययन है। राजनीतिक दर्शन का संबंध किससे है? राजनीतिक दर्शन का संबंध किससे है? मानकों से भी है, मूल्यों से भी है और आदर्शों से भी है, इसीलिए इसका आएगा उपयुक्त सभी। मानक, मूल्य और आदर्श इन सभी से रिलेटेड है। राजनीतिक दर्शन का संबंध मानव, मूल्य और आदर्शों से होता है, जिसमें समालोचना और पुनर्निर्माण होता है। आज का टॉपिक यहीं पर हम इसको थोड़े विराम देते हैं और कल इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप सभी को अगर मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, और जो भी मेरे टॉपिक में या कंटेंट में जो भी कमियां दिखाई दे रही हैं आप उनके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।